नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड पेपर है शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। आप लोग स्क्रीन पर जो बैनर्स है उसको देखकर ही समझ गए होंगे कि इसके जो नोट्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से बनाए गए हैं। तो आपका जो आज का जो पेपर है वो सेकंड पेपर का जो आपका गैस पेपर है वो सेकंड गैस पेपर है। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन का वीडियो बनाया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनका भी मैंने वीडियो बनाया है। एक मैराथन वीडियो भी आपको मैंने बनाया इस पेपर से संबंधित, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा मैराथन क्लास का। तो सबसे पहले आपको यूनिट वाइज नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद फिर जो आपके प्रश्न उत्तर वाली क्लास हैं उनको भी पूरा देख के जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन से पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। प्राइस मात्र 99 रुपये है। ठीक है साथियों, आवश्यकता हो तो लीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिएगा। ठीक है, किसी से कोई फोर्स नहीं है, प्राइस आपका 99 ही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको हेल्प मिलती है तो। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैं करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पुटअप होंगे यहाँ से। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शामिल नहीं है, तो ये आपको थर्ड ग्रेड में भी पढ़ने को मिला था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? ये जॉन डीवी ने कहा था। सबसे पहले इसको याद रखना है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? शिक्षा, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन शामिल कौन नहीं है? ये वाला नहीं है, वैज्ञानिक शोध इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 चीज़ें शामिल हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, लेकिन वैज्ञानिक शोध इसमें शामिल नहीं है। चलिए आप लोग लाइक कर देंगे इसी बात पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? साथियों आपको याद रखना है, ये बात कही थी साथियों रूसो ने। किसने कही थी? रूसो ने कही थी। प्रकृति की ओर लौटो, अगर पूछ रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो तब तो बात आएगी रूसो की। अगर आपसे पूछे वेदों की ओर लौटो, कौन? वेदों की ओर लौटो, तो कौन आंसर होगा साथियों? इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती। दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो तब तो आंसर होगा रूसो, और वेदों की ओर लौटो पूछे तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत से बच्चे फिर कमेंट में करेंगे प्रकृति को तो पढ़ेंगे नहीं, इस शब्द को तो ध्यान देंगे नहीं और आंसर कर देंगे दयानंद सरस्वती से। ऐसा नहीं है। प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया था रूसो ने, ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो ये बात कही थी दयानंद सरस्वती ने। अरविंद ने श्री माँ किसको कहा है? अरविंद ने श्री माँ किसको कहा है? देखिए आंसर होगा इसका मीरा अल्फासा। ठीक है, अरविंद जो घोष हैं उन्होंने श्री माँ मीरा अल्फासा को कहा है। अगला है, वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में प्रारंभिक सोपान कौन सा है? तो उपनयन संस्कार है। कौन सा है? उपनयन संस्कार। मैंने आपको सारे बताए हैं। वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया प्रारंभिक सोपान तो उपनयन संस्कार है। किसमें? वैदिक परंपरा में पहला सोपान कौन सा है? उपनयन संस्कार। आपसे पूछा जाए, ठीक है, बौद्ध परंपरा में कौन सा है? तो पवज्जा। कौन सा है बौद्ध परंपरा में? पवज्जा है। इस तरीके से आपको मैंने जो मैराथन क्लासेस में सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्संरचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया किसने कहा है? आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी। क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। तो सबको याद रख लेना साथियों अच्छे से, है ना। अब हम आते हैं हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक है ये। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, देखेंगे आप लोग। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक तथा मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्न क्रिया होती हैं, जैसे उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, विद्यार्थियों की जांच आदि। मूल्यांकन निर्णय लेने में मदद करता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। आपको याद रख लेना ये आंसर की मूल्यांकन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मूल्यांकन वैसे भी थर्ड ग्रेड के अंदर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं? ये आपका भी थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन है साथियों, वहाँ भी पूछा जाता है ये। तो पाठ्यचर्या के 4 सोपान है। कितने हैं? 4 सोपान। पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु का चयन करेंगे, उसके बाद सीखने के अनुभवों का चयन करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। तो 4 स्टेप है पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के, तो आपको याद रख लेना है। इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं रहना चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर लो।
एक पुस्तक का नाम पूछ रहा है आपसे, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, इस पुस्तक के लेखक आपको याद रखने पाउले फ्रेरे। कौन है? पाउले फ्रेरे इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। मैं 2-2 3-3 बार बोल करके आपको बता रहा हूँ, आप लोग जरूर याद रखेंगे, याद हो जाएगा क्लास में, टेंशन मत लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, जैन परंपरा में शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं? जैन परंपरा में शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले तो होते हैं आचार्य। आचार्य क्या होता है? ये जीवन में सम्यक चरित्र के समावेश के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरा होता है उपाध्याय, ये कार्य क्षेत्र में सम्यक ज्ञान देता है। समझ में आ गया? तो जैन परंपरा में 2 प्रकार के टीचर होते हैं, पहले होते हैं आचार्य, दूसरे होते हैं उपाध्याय। दोनों का काम अलग अलग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र व शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिएगा। तो ये प्रश्न मैंने साथियों आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में भी करवाया है, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। पूछने का तरीका अलग था, ठीक है। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर आपको यहाँ बता रहा हूँ, सिक्के के एक ही 2 पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू, बात एक ही तो है। तो आपको आंसर याद रखना है, दर्शन शास्त्र के विचारों को शिक्षा में अपनाया जाता है और उनके अनुसार पढ़ाया सिखाया जाता है। दर्शन शास्त्री जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता को मानते हैं और यह मात्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नहीं अपितु सर्वपक्षीय भी होता है, जिसमें रोग, शोक, मोह, लालच, शोषण, अन्याय निहित हैं। शिक्षा का भी मूल रूप से स्वतंत्रता ही उद्देश्य है। अतः दर्शन और शिक्षा इतने निकट हैं कि ये एक ही 2 सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम, सीखने के कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिएगा। एक बात आपसे पूछो दोस्तों, आप लोग ईमानदारी से बताना, आपको ये जो डिजिटल नोट्स हैं वो किस प्रकार के लग रहे हैं? क्या इनका लिखने का तरीका मेरा सही है या गलत है ना? क्या डिज़ाइन भी अच्छे तरीके से किया नहीं किया है? इस चीज़ को आप लोग अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कैसा लगता है आपको क्लास पढ़ने के बाद, आपको कैसा फील होता है, उस चीज़ को आप लोग ज़रूर हमारे यहाँ पर शो करेंगे कमेंट बॉक्स में। सीखने के कारक कौन कौन से हैं? तो आपको 4 कारक बता रहा हूँ। पहला कारक है सुनियोजन करना, दूसरा कारक है नवीनता, तीसरा कारक है त्रिपक्षता और चौथा कारक है माध्यम या फिर कोई साधन या कोई विधि, ठीक है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, ज्ञान का अर्थ क्या है और उस ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करके जाएंगे अपनी सीरीज में से। मैंने मैराथन क्लास में भी आपको बता दिया है, मैराथन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कौन कौन से तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा में प्रासंगिक हैं? अब आते हैं हम थोड़े से लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कौन से तत्व जो हैं वो आधुनिक भारतीय शिक्षा में प्रासंगिक हैं या योगदान देते हैं। तो आंसर होगा आपका, बौद्ध परंपरा में जिस प्रकार शिक्षा का कार्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल देता है, उसी प्रकार से वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य भी है कि बच्चे का व्यक्तित्व का समुचित निर्माण करना है। बौद्ध परंपरा में शिष्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस अनुकरण या आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है, वही वर्तमान में विद्यार्थी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। बौद्ध काल की शिक्षण संस्थाओं में हमें कुछ ऐसे केंद्रीय मूल्य दिखाई देते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बौद्ध परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क, अनुभव, विवेक, संवाद आदि महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं, जो हर युग में शिक्षा प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। ठीक है साथियों, अथवा में हमारा प्रश्न है, जैन परंपरा में शिक्षक का क्या स्थान है? ये भी प्रश्न मैंने मैराथन क्लास में आपको करवाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 13, विवेकानंद के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बताइए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बताइए। तो कौन कौन से अधिगम है? देखिए सिद्धांत कौन कौन से हैं। हर व्यक्ति के अंदर विद्वान होता है, ज्ञान है वो हर व्यक्ति के अंदर विद्वान है और शिक्षा के द्वारा उसका प्रगटीकरण होना है। शिक्षा ज्ञान की सर्जक न हो करके उसे अर्जन का माध्यम है। दूसरा सिद्धांत है उनका कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक एवं शारीरिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही पक्षों का संतुलन व समुचित विकास करना है, न कि उसे सूचना प्राप्ति तक ही सीमित करना। ठीक है। अथवा में हमारा प्रश्न है,
अरविंद घोष के दार्शनिक एवं शैक्षणिक विचारों की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है? ये प्रश्न भी आपको मैराथन में करवा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के गुण देखिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के गुण कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, दार्शनिक आधार था, आर्थिक समस्या का समाधान, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, अहिंसक क्रांति का अग्रदूत, उत्पादन पर जोर दिया उन्होंने, भारतीयता की छाप छोड़ी, सामाजिक शिक्षा पर बल दिया और चरित्र निर्माण व सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया था। तो ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, उसके ही गुण है, ये याद रख लेना। आपसे पूछ ले गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के दोष क्या हैं, अब दोष पूछ ले, ऊपर आपने गुण पढ़ लिए, अब दोष पढ़ लो। आर्थिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया, तो ये उसकी कमी थी। राष्ट्रीय धन का अपव्यय ज़्यादा हुआ, भार स्वरूप बेसिक क्राफ्ट बना, निर्मित वस्तुओं की बिक्री की में कठिनाई होने लग गई और आधुनिक क्रांति में सामंजस्य नहीं हो पाया। तो ये इसके क्या हैं, दोष हैं। अथवा में आपका प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, ये भी मैंने करवा दिया कि महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को समझाइए। ये प्रश्न भी आपको मैराथन में मिलेगा साथियों, ठीक है, यूनिट वाइज जो आपको क्लास कराइए सेकंड पेपर की। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसों के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से का तात्पर्य है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाए साथियों कि निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था या कौन पक्षधर थे निषेधात्मक शिक्षा के, तो आंसर होगा आपका रूसो। अब यहाँ पर निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ आपको समझना है। रूसों ने अपने समय के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रख करके शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया था। रूसों ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से होता है। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा है कि बच्चों के शरीर का विकास करें, शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम भी बनाया जाए। तो ये रूसो की निषेधात्मक शिक्षा आपको समझ में आ गई। अथवा में आपका प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इवान इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, और ये प्रश्न भी मैंने आपको मैराथन क्लास में करवा दिया है, आप लोग जरूर देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या का अर्थ समझाइए। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, तो देखेंगे पाठ्यचर्या आंग्ल भाषा के कैरिकुलम शब्द का रूपांतरण है। यदि हम पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि पाठ्यचर्या एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा पद्धति से लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यचर्या के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जाता है। अथवा में आपको प्रश्न है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, आपको लिखने हैं, याद करके जाना, मैराथन क्लास में बता दिया है। अगला प्रश्न है नंबर 17 पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में कोई 5 अंतर आपको याद करने हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल अंग है, जबकि पाठ्यचर्या शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम का व्यापक स्वरूप है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, जबकि पाठ्यचर्या का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या में छात्र के संतुलित व सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। अथवा में आपको प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये भी मैंने मैराथन में करवा दिया है। परोक्ष या छुपी हुई पाठ्यचर्या से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखेंगे यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को समझाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सीसीई की पूरी फॉर्म क्या है? ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापकता के संदर्भ में बेहतर वातावरण व अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन का महत्व है। पाठ्यचर्या के वे विषय जिन्हें पेपर पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता, न ही गणितीय अंकों द्वारा जांचा जा सकता, जैसे स्वास्थ्य रोग, संगीत कला, उनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? सीसीई के द्वारा की जाती है। बच्चों में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सीसीई की अति आवश्यकता है। बच्चों की नकल प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति को रोकने, परीक्षा में व्याप्त भय को दूर करने के लिए भी सीसीई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको सीसीई की आवश्यकता बता दी, आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में आपको उद्देश्य याद करना है। ये मैंने उद्देश्य आपको मैराथन क्लास में बता दिया है। सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां, मूल्यांकन से छात्र का सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार से होता है? देखेंगे, मूल्यांकन के आधार पर छात्र का सामाजिक स्तरीकरण करने में सहायता मिलती है। आजकल समाज में विद्यालय में प्रवेश लेते समय या सरकारी नौकरी में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है। यदि समुचित मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र को अपनी सामाजिक स्थिति का लाभ प्राप्त हो जाता है, उसे अच्छे विद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है तथा सरकारी नौकरी में भी सहायता मिल जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रगति पर आरक्षण का लाभ भी मिल जाता है, जिससे उसका सामाजिक स्तर भी प्रभावित होता है। तो ये आपको स्तरीकरण बता दिया मैंने। अगला है परीक्षा मापन व मूल्यांकन में संबंध बताते हुए परीक्षा व मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ये मैंने आपको मैराथन में बताया और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? चलिए विवेचना कीजिए। मैराथन ये आपका जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि उनका आदर्श नागरिक बनाना। न्यायपूर्ण आदर्श समाज के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण एक बौद्धिक क्रम है। सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका जीवन की बुराइयों को खत्म करके नव जीवन प्रदान करने में भी सक्षम होती है। दूसरा उनका उद्देश्य था मानसिक विकास करना। प्लेटो की मान्यता थी कि शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जिससे मानसिक रोग का मानसिक औषधि के द्वारा उपचार किया जाता है। तीसरा उद्देश्य था नैतिकता का विकास। शिक्षा वह सांचा है जिससे व्यक्ति को नैतिक श्रेष्ठता के अनुकूल ढाला जा सकता है। और चौथा उद्देश्य था सामाजिकता का विकास और आध्यात्मिकता का विकास भी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है साथियों। अथवा में आपका प्रश्न है, अरस्तु की शिक्षा योजना के जो स्वरूप हैं उसके 3 भागों या 3 सोपानों का उल्लेख आपको करना है। मैराथन क्लास में बता दिया, याद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, आदर्शवाद की परिभाषा लिखते हुए इसके शिक्षा में क्या उद्देश्य है? आदर्शवाद, ठीक है। तो देखेंगे, आदर्शवाद तो प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन कौन थे? प्लेटो थे, अरस्तु और सुकरात थे। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा आदर्शवाद की दी है। DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, और ये एग्जाम में पूछी भी गई है एक बार। शिक्षा में आदर्शवाद को देखेंगे आप लोग। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा आध्यात्मिक आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की भौतिक प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा सर्वोत्तम है। उनकी मान्यता है कि सत्यम शिवम सुंदरम तथा धर्मों के गुणों का रसस्वाद करना सिखाया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार सांस्कृतिक गुण ही अंतम तथा परम सत्य है। यहाँ पर रश्क के अनुसार की बात करें, प्रयोजनवाद क्या है? रक्त के अनुसार, रश्क के अनुसार शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। सामान्यतः आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्यों और लक्ष्यों पर अधिक बल दिया। तो ये तो हुई हमारी आदर्शवाद की परिभाषा। अब हम आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला है यहाँ पर आत्मानुभूति, दूसरा है व्यक्तित्व का विकास, तीसरा है आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति तथा उन्नति करना, चौथा है सांस्कृतिक विराम की रक्षा व वृद्धि,
पाँचवा है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, और छठवां है पवित्र जीवन की प्राप्ति, और सातवां है पूर्ण मनुष्य का निर्माण। तो ये मैंने डायग्राम जैसे बनाया है ना, आप लोग ऐसे बना के आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपके नंबर इतने सुपर देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अथवा में आपका प्रश्न है यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको मैराथन क्लास में बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैराथन क्लास की, आप लोग जरूर देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है इस्लामिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इस्लामिक परंपरा में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है ज्ञान का विकास एवं प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य है इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया और कहा है कि ज्ञान की निजात अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान क्या है? निजात या मुक्ति का साधन है। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि इल्म को हासिल करना यानी शिक्षा को हासिल करना हर मुस्लिम मर्द औरत का फर्ज है। इल्म का मतलब होता है शिक्षा। दूसरा उद्देश्य था कि इस्लाम का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न संस्थानों में जैसे मकतबे और मदरसों की स्थापना की गई, जिनमें धार्मिक शिक्षा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। तीसरा उद्देश्य साथियों धार्मिकता के माध्यम से नैतिकता का विकास करना। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का विकास करना है। धर्म की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा विकास किया जाता है। जिसे मुस्लिम शिक्षा का एक यह भी उद्देश्य था कि व्यक्तियों में नैतिकता का विकास किया जाए। और चौथा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उनका उत्तम चरित्र का निर्माण करके व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। अतः मकतबों तथा मदरसों में छात्रों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। अथवा में आपका प्रश्न साथियों सुकरात के अनुसार शिक्षा दर्शन के उद्देश्य और उसकी विधियों का वर्णन कीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है मैराथन क्लास के अंदर। अब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रख के जाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा तथा शिक्षा के महत्व को भली प्रकार जानते थे। वे समाज में सभी को शिक्षित, विशेषकर दलित समाज को शिक्षित होने के महत्व को समझते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिकता एवं छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला उद्देश्य था उनका जीविका उपार्जन का उद्देश्य। अम्बेडकर का मानना था कि तत्कालीन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी शिक्षक तो बन सकता है पर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उनके अनुसार शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाए। अतः शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है कि विद्यार्थी को जीविका उपार्जन अर्जित करने के लिए कुछ सिखाया जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य था कि सामाजिकता का उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के संपूर्ण पक्षों का समन्वयात्मक विकास करना, क्योंकि बालक पर विद्यालय के साथ साथ समाज का भी प्रभाव पड़ता है। अम्बेडकर शिक्षा के द्वारा बालक को सामाजिक प्राणी बनाने की बात करते हैं। समाज से कुरीतियों, रूढ़ियों, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों का दमन तभी संभव है जब समाज में शिक्षित और उच्च एवं व्यापक दृष्टिकोण वाले सामाजिक प्राणी पैदा होंगे। उसके बाद उनका उद्देश्य है आचरण का उद्देश्य। अम्बेडकर के अनुसार विद्यार्थियों के आचरण को नियमित करके उनके व्यवहार को उनके हितों के लिए बदला जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यक्तित्व की उन्नति हेतु आचरण की स्थापना को महत्व दिया। संगठन का उद्देश्य। अम्बेडकर जी ये बात भली भांति जानते थे कि भारतीय लोगों में विशेषकर दलितों में शिक्षा एवं संगठन का अभाव है। इसी कमी के कारण वे सामाजिक उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। और उन्होंने लोगों को एक नारा भी दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अथवा में आपका प्रश्न है विवेकानंद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए,
एवं उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो ये प्रश्न आपको निबंधात्मक है, पढ़ा दिया मैंने मैराथन क्लास में। अगला आपका प्रश्न है साथियों, मानुषीकरण से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम के संबंध में पाउलो फ्रीरे के क्या विचार हैं? तो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानुषीकरण, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन क्या है? मानुषीकरण का तात्पर्य मनुष्य होने से है। यहाँ मनुष्य होने का मतलब है दूसरों के साथ या दुनिया के साथ संबंधों में जीना, और यह तभी संभव है जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचाने, जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता एवं स्वतंत्रता का आलोचनात्मक या सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके। ये तो होगी आपकी मानुषीकरण की परिभाषा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में पाउलो फ्रीरे के विचार क्या थे, ठीक है, देखेंगे। पाउलो फ्रीरे के अनुसार पाठ्यक्रम, फ्रीरे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हों। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उपरोक्त योगदान के अतिरिक्त पाउलो फ्रीरे ने प्रौढ़ शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने प्रौढ़ों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण पद्धति का विकास किया। साक्षरता कार्यक्रम के तहत उन्होंने उत्पीड़ितों को उनके वर्तमान हालत के बारे में जानकारी भी दी कि किस प्रकार से उत्पीड़नकारी उन लोगों के अधिकारों का दमन करते हैं, और शिक्षा ही उन्हें शोषणकर्ताओं से मुक्ति दिला सकती है। पाउलो की यह मुक्तिदायी क्रांति अहिंसावादी क्रांति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पाउलो फ्रीरे ने मानुषीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को मुक्तिदायी प्रक्रिया माना। उनके अनुसार यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने इस हालत के बारे में खुद जाने, इसे स्वयं को पहचानना होगा। यह प्रक्रिया के द्वारा चेतना का उद्यतीकरण, जिसे विवेकीकरण भी कहा जाता है, इसके द्वारा उत्पीड़नों की संरचना उजागर होती है। अथवा में आपका प्रश्न है, मकारेंको को रूस की शिक्षा का जॉन डेवी क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि मकारेंको जो है उसको रूस की शिक्षा का जॉन डेवी क्यों कहा जाता है। ये मैंने निबंधात्मक प्रश्न करवा दिया साथियों मैराथन क्लास में, याद करके जाना आप लोग इसको। उसके बाद में पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है राजनीतिक कारक। देखेंगे राजनीतिक कारक किस तरीके से प्रभावित करता है पाठ्यचर्या को। राजनीति लक्ष्यों, विषय वस्तु, सीखने के अनुभवों और शिक्षा में मूल्यांकन के तरीकों को निर्धारित और परिभाषित करती है। आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री और उनकी व्याख्या राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती है। कार्मिकों की भर्ती में राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है। उसके बाद सामाजिक कार्य कैसे प्रभावित करेगा पाठ्यचर्या को देखते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में लक्ष्य तथा उद्देश्यों को लेकर के समाज की अपनी अपेक्षा होती है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी यह अपेक्षा होती है कि एक स्कूल प्रणाली के द्वारा हमें कैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान विभिन्न पक्षों तथा धर्मों तथा संस्कृतियों के लिए विचार किया जाना चाहिए। आर्थिक कारक किस तरीके से पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं, इसकी बात करेंगे अब हम। शिक्षा के संबंध में आर्थिक नियोजन का महत्व बहुत अधिक है। शिक्षा के वित्त पोषण का एक उद्देश्य मानव संसाधन का विकास और देशों में सुधार हेतु योगदान करना है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को स्वयं अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के विषय में चिंतित होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है पाठ्यचर्या को। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इनका प्रभाव हवा, पानी और धरती पर पड़ा है। बढ़ती आबादी और तकनीकी ज्ञान ने पर्यावरण के लिए कई कठिनाइयां उपस्थित की हैं। औद्योगिक कचरे ने पूरे संसार को प्रदूषित कर दिया और ये सभी कारक हमारी पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अथवा में आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ साथियों, ठीक है, कि शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यचर्या के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने आपको मैराथन क्लास में करवा दिया है। आप लोगों को मैराथन क्लास का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आप इन क्लासों की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग खुराना क्लासेज ऐप पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और पेड कोर्स के ऑप्शन में जाकर के उसको परचेज कर लेंगे। प्राइस मात्र 99 रुपये है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे लिए इतना सपोर्ट करें कि जो भी विद्यार्थी क्लास देखे सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखेंगे,
उस पर भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। अगर विद्यार्थी को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता तो टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का, इन क्लासों का लाभ मिल सके। और इसी के साथ आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम।